हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफालिक अग्रवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस डिसीजन डिस्कस करने वाली हूं। आप में से जितने भी लोग लॉ के स्टूडेंट हैं वो भी, और जितने लोग टैक्सेशन इंस्टीट्यूट में किसी भी तरह की प्रैक्टिस करते हैं, दोनों के लिए बहुत रेलिवेंट है। केस है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का। 154 पेजेस में रन कर रहा है इसका डिसीजन। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे जो कंसेप्चुअल इश्यूज है वो इसमें एट लेंथ डिस्कस किए गए हैं। इसको आप इसी चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं। 60 से भी ज़्यादा केसेस इसमें रेफर हुए हैं और 10 से भी ज़्यादा केसेस के डिसीजन हैं जिनको एट लेंथ डिस्कस किया गया है। दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज जो इस केस में डिस्कस हुए हैं कि एक बार रिपील होने के बाद, एक बार हटने के बाद, एक बार जाने के बाद क्या किसी इंस्टीट्यूट के अंदर कोई प्रोविज़न इंसर्ट किया जा सकता है। सेक्शन 84A जो इंसर्ट किया गया था गुजरात वैट के अंदर और जो टाइम लिमिट को एक्सटेंड करता था टू एन एक्सटेंट, किस तरह की टाइम लिमिट को, केसेस को रीओपन करने की। यानी कि उन्होंने ये बोला कि अगर कोई केस ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है लेकिन उसमें वो पीरियड जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक के बीच की प्रोसीडिंग है या ट्रिब्यूनल टू हाई कोर्ट के बीच की जो प्रोसीडिंग्स है उनके बीच में जो टाइम लगा है उस टाइम को हटा दिया जाएगा टाइम कैलकुलेशन से। तो मान लीजिए आपका 5 साल का टाइम था, तो अब 10 साल बाद कोई केस डिसाइड हुआ सुप्रीम कोर्ट में जो कि रिवेन्यू के अगेंस्ट, मतलब जो रिवेन्यू के फेवर में बाद में डिसीजन आया किसी और पर्टिकुलर केस के अंदर। तो इसको एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा रही हूँ। मान लीजिए मैंने 5% के रेट पे टैक्स दिया, ये एग्जांपल भी खुद केस लॉ के अंदर डाला गया, उसी को ले रही हूँ मैंने 5% पे टैक्स दिया। मान लीजिए मैं कॉटन सेल कर रही थी, मेरा असेसमेंट हो गया और मेरा केस जो है सेटल हो गया। मान लीजिए मेरा कुछ फर्दर लिटिगेशन नहीं चल रहा उस केस के अंदर। फिर कुछ साल बाद, मान लीजिए 2025 में 2025 के अंदर एक दूसरा केस था जिसमें सेम इशू था और सुप्रीम कोर्ट में जाके वो सेटल हुआ और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस पर 15% लगना चाहिए था टैक्स। अब मेरा जो केस है, पर्टिकुलर केस मेरा, वो एक अलग केस है जो सेटल हुआ है। वो तो ऑलरेडी टाइम बार्ड हो चुका है, मेरा जो असेसमेंट है वो फाइनलिटी अटेंड कर चुका है, तो मेरा तो टाइम लिमिट खत्म हो गई। तो वो प्रोविजन ये कह रहा था कि नहीं, अगर किसी और केस में जो रिवेन्यू के फेवर में आया हो और फिर ऐसा हुआ हो कि भाई वो वहाँ पे डिसाइड हुआ है, तो आपकी जो लिमिट है रीओपन करने की उसके अंदर वो टाइम भी जोड़ देंगे जो उस लिटिगेशन में लगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट सवाल थे वो क्या थे कि गुजरात वैट को ख़त्म करके आपने जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नंबर 122 जो एक्ट नंबर 101 बना था 2016 में, तो उसने ये कहा कि भाई जितने भी हमारे पुराने लॉज हैं वो हट जाएंगे और जब भी कोई नया लॉ आता है पुराने लॉ के बदले में तो एक रिपील होता है, रिपील एंड सेविंग। तो पुराने इंस्टीट्यूट्स को रिपील कर दिया जाता है और उसमें से अगर कुछ मुझे बचा के रखना है तो उसकी मैं सेविंग कर लेती हूँ। तो यानी कि मान लीजिए मैंने कहा कि हाँ ठीक है, पूरा जीवेट एक्ट जो है वो रिपील हो गया, लेकिन मान लीजिए इसमें कोई ऐसी एग्जिस्टिंग प्रोसीडिंग है भाई जिसके अंदर भी टाइम लगेगा, तो मैं उसको एक पर्टिकुलर डेट पे ऐसा तो नहीं कि सब कुछ कट कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं सेव कर लेती हूँ कि अच्छा ठीक है, इन पर्टिकुलर केसेस में इट विल बी सेव। बट जो स्टेट्यूट था वो रिपील हो चुका, तो अब स्टेट के पास जो राइट है, अब ये भी क्वेश्चन आता है कि मेरे को जो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने दिया है उसने तो मुझे राइट दिया है कि स्टेट को भी राइट है टैक्सेशन का और सेंटर को भी राइट है। तो स्टेट का यहाँ पे ये कहना था कि हमें राइट तो है, अब राइट हम CGST एक्ट में, स्टेट GST एक्ट में सॉरी, उसको हम लोग अप्लाई करें या हम लोग उसको वैट वाले में करें, उससे फर्क क्या पड़ता है। लेकिन यहाँ पे देखा गया है कि जो ऑलरेडी रिपील हो चुका है, क्या मैं अब जाके उस एक्ट के अंदर कोई चेंज कर सकती हूँ? तो ये मेजर क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का था कि क्या आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 सॉरी आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 1G उसको ये किसी भी तरीके से हर्ट करता है, यानी कि उस आर्टिकल के अंदर ही फॉल करता है। आर्टिकल 14 राइट ऑफ इक्वलिटी की बात करता है और ये बात करता है कि अगर इक्वलिटी के अगेंस्ट कुछ लाया गया है तो देयर शुड बी अ रीजनेबलनेस एंड इट शुड नॉट बी आर्बिट्रेरी। तो आर्बिट्रेरी और रीजनेबलनेस खुद ही एक दूसरे के अपोजिट है, तो जहाँ पे रीजनेबलनेस है वहाँ पे आर्बिट्रेरीनेस नहीं हो सकती और जहाँ पे आर्बिट्रेरीनेस है वहाँ पे रीजनेबलनेस नहीं हो सकती। आप इसको अगर फुल पढ़ेंगे, वैसे मैं रिकमेंड करूँगी आप सब लोग जरूर पढ़ें, बट 154 पेजेस का है तो पढ़ना उतना आसान भी नहीं है। और अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं पढ़ा आपने, बाकी प्रोविजंस नहीं डिटेल में पढ़ रखे थे, तो आपको और भी तो लोड फील होगा ब्रेन पे, क्योंकि पहले से कनेक्ट नहीं कर पाएगा दिमाग से। लेकिन फिर भी मैं ये चीज़ बोलूँगी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पूरा अगर रीड कर सकते हैं तो करें। नाउ यहाँ पे सायरा बानो केस विच इज़ अ वेरी सेटल्ड केस इन
आर्टिकल 14 उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, कहाँ पे रीजनेबलनेस एंड आर्बिट्रेरीनेस है उसके लिए। देन ईडी रोयप्पा, दैट केस अगेन फॉर आर्टिकल 14। उनसे लेके मोहित मिनरल्स का जो अभी सेस वाला केस था, जिसमें ये बोला गया था कि सेस इज लेविएबल, यानी कि जीएसटी में सेस लगाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि वो अल्ट्रा वायरस है। उन सबको एट लेंथ डिस्कस किया गया, और कितना डिटेल और कितना लेंथ में डिस्कस किया गया है ये आप इससे भी समझ सकते हैं कि बाकायदा मोहित मिनरल्स के केस में और इस केस में जो डिफरेंसेस थे उनको भी इन्होंने इन्यूमरेट किया हुआ है, उसकी भी टेबल बना के उन्होंने बताया कि वहाँ पे कैसे अलग था और यहाँ पे कैसे अलग है। तो मोहित मिनरल्स के केस में सेस लगाने की बात थी, तो उन्होंने बोला था कि सेस लगाने का राइट नहीं है, बट वहाँ पे कोर्ट ने कहा कि सेस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ टैक्स विच इज बीइंग लेविड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज, तो वो उनको लगाने का बिल्कुल राइट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अल्ट्रा वायरस नहीं है। यहाँ पे जो 101st जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 122 बिल नंबर था, उसको लाने के पहले जो उसकी एक प्रस्तावना थी, क्यों उसको लाया गया, उसका रीज़न था, वो भी रीड किया गया, कि उसको भी रेफर करके देखा गया। तो यानी कि अब हम लोग जनरली जीएसटी पढ़ते हैं तो जीएसटी के सेक्शन तक खत्म कर देते हैं, बट नॉट ओनली जीएसटी बट ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, एंड उस ना सिर्फ वो जो एक्ट पास हुआ था बल्कि उसकी भी उसको लाने का जो पर्पज़ था, रीज़न था, वो भी यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया गया कि किस तरीके से उन सब पॉइंट्स को हमें कनेक्ट करना था। तो यहाँ पे जो डिसाइड किया बाद में, अब मैं आपको यहाँ पे डिसीजन बता रही हूँ, इसमें ऑनेस्टली अगर बोलूँ तो ये केस डिस्कशन के लिए इतना लंबा है कि मैं इसको 1 या 2 घंटे में भी पूरा ख़त्म नहीं कर सकती। तो मैं अभी जो बाकी इसमें केसेस डिस्कस हुए हैं, लाइक सायरा बानो है वो, तो ऑब्वियसली मैं उसको पूरा डिटेल में नहीं डिस्कस करने वाली, ऑल्दो पैरा बाई पैरा उसके जो रिलेवेंट पैराज थे उनको यहाँ पे इंकॉर्पोरेट किया गया यहाँ पे। सो अल्टीमेटली जो डिसाइड किया गया वो डिसाइड ये हुआ कि जो 84A सेक्शन गुजरात रेड के अंदर इंसर्ट किया गया, दैट इज़ अल्ट्रा वायरस, यानी कि वो वैलिड नहीं है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर है, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। और साथ में ये भी माना गया है कि वो आर्बिट्रेरी है, रीजनेबल नहीं है, और इसलिए आर्टिकल 14 का भी वॉयलेटिव है, तो इसलिए भी वो इनवैलिडेटेड है। तो ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो आगे आने वाले काफ़ी सारे केसेस के लिए आई थिंक इम्पॉर्टेंट होगा। सुप्रीम कोर्ट से लेके वेरियस हाई कोर्ट्स तक के बहुत सारे केसेस को इसके अंदर डिस्कस किया गया। कई बार हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 14 के लिए क्या रेलिवेंट है, कहाँ पे हम लोग आर्टिकल 14 का यूज़ कर सकते हैं इन ए टैक्सेशन इंस्टीट्यूट। सो इट विल बी वन ऑफ दोज केसेस जो उस समय हमें एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये बाकी स्टेट्स में भी हुआ है कि कई बार स्टेट गवर्नमेंट्स को लगा कि जो पुराने एक्ट में अब मेरा राइट खत्म हो रहा है या टाइम लिमिट खत्म हो रही है, तो उन्होंने क्या किया कि जाके अपने पुराने वाले स्टेट्यूट्स को, जो उनके वैट एक्ट्स थे, उनको जाके चेंज करके उसके अंदर प्रोविज़न ले आए। तो ये अब क्लियर हो चुका है कि इन दीज पर्टिकुलर केसेस वो उनका अल्ट्रा वायरस है, और यानी कि ये एक्ट वो नहीं कर सकते। जो एक्ट एक बार रिपील हो चुका है उसके अंदर जाके अब इस तरीके से चेंजेस नहीं कर सकते। सो आई थिंक आप सब लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। इस वीडियो के पिन कमेंट के अंदर मैं लिंक भी दूंगी जहाँ पे मैंने 154 पेजेस तो पूरे डालने का फ़ायदा नहीं था, बट मैंने उसके जो इंपॉर्टेंट एक्सर्प्स थे वो सारे के सारे हेडिंग वाइज वहाँ पे अरेंज किए। साथ में मैंने इसकी एक PDF भी वहाँ पे अपलोड की है, तो अगर किसी को रीड करना है तो आप डाउनलोड करके वहाँ से इसको पढ़ भी सकते हैं। वेरी लैंडमार्क डिसीजन, रिलायंस इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। तो आई होप कि आपके लॉकडाउन डेज अभी नॉर्मल गुजर रहे होंगे, और ये अच्छा टाइम भी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जनरली हमें उतना पढ़ने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए टाइम नहीं मिलता। हम लोग काफ़ी सारे प्रोविजंस भूलते जा रहे हैं, और उसके लिए मैं एक जीएसटी की न्यू सीरीज लाने वाली हूँ जिसमें हम पूरे जीएसटी को रीवाइंड करेंगे, यानी कि उसको बेसिक से हम लोग पूरा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ उसके अंदर जो चेंजेस आए हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। सो विद डिस्कशन आई वुड लाइक टू क्लोज दिस वीडियो। आप इसको प्लीज़ पढ़ें, आपकी भी कोई ऑब्जर्वेशन है, आपके कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं तो वो आप इस वीडियो के कमेंट में मुझे बता सकते हैं। प्लीज़ केस से रिलेवेंट कमेंट से डालना, और अगर आपने पढ़ा हो उसके बाद ही डालना, ऐसे कमेंट्स मत डालना जिनका इससे कोई रेलिवेंस ना हो डायरेक्टली। थैंक यू सो मच।